अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि इंटरफेरेंस क्या होती है। इस चैप्टर के अंदर हम लाइट एज अ वेव इस चीज़ को स्टडी कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत सी इस तरह की चीज़ें बताई थी। अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का जो फिनोमेना है इसको समझने से पहले हमें इंटरफेरेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि इंटरफेरेंस क्या होता है। अब इंटरफेरेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स जो वेव परफॉर्म करती है और ये किसी भी किस्म की जो वेव है वो इंटरफेरेंस परफॉर्म कर सकती हैं, जैसे कि साउंड वेव्स हैं या वाटर वेव्स हैं या जो भी वेव होगी वो हमारे पास इंटरफेरेंस का फिनोमेना जो है उसको परफॉर्म कर सकती है। तो इंटरफेरेंस क्या होती है? इंटरफेरेंस बेसिकली जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेव्स हों और वो सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही हों, चल रही हों और वो एक दूसरे के ऊपर जब प्लेस होती हैं तो वो इंटरफेयर करती हैं। तो हम कहते हैं कि ये वेव्स जो हैं ये इंटरफेयर कर रही हैं। अब इंटरफेरेंस जो है स्टूडेंट्स हमारे पास दो किस्म की होती है। तो ये जो इसकी टाइप्स हैं इसको देखने से पहले हम इंटरफेरेंस की प्रॉपर डेफिनेशन को देखते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर कंडीशन क्या है कि जो आपकी वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होनी चाहिए अगर आपने इंटरफेरेंस का पैटर्न या इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करना है। एंड प्रोपोगेटिंग इन द सेम डायरेक्शन। जब भी आपके पास जो दो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और वो एक ही डायरेक्शन के अंदर जो है वो प्रोपोगेट कर रही हो, प्रोपोगेशन का मतलब एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ चल रही हो, तो वो जो प्रॉपर्टी आपको नजर आएगी उन दोनों वेव्स की उसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं। अब इंटरफेरेंस हमारे पास स्टूडेंट दो किस्म की होती है, क्योंकि वेव आपको पता है जब भी कोई वेव होती है तो उसका एक क्रस्ट भी होता है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो मीन पोजीशन से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मीन पोजीशन से जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वेव का उसको हम क्रस्ट कहते हैं और मेन पोजीशन से नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको हम ट्रफ कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता रहा था कि जो वेव जब भी इंटरफेयर करती है तो ये दो तरह से इंटरफेयर करती है। एक इंटरफेरेंस इसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगी और दूसरी जो इंटरफेरेंस है इसकी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगी। अब वन बाय वन हम ये दोनों जो है इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होती है? When crust falls on crust और trough falls on trough। जब भी आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स एक ही डायरेक्शन में चल रही हों, जैसे कि यहां पर मैंने ये दो वेव्स बनाई हैं, ये दो वेव्स आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि उसने कहा कि जब क्रस्ट फॉल्स ऑन क्रस्ट, कि जब एक वेव का जो क्रस्ट है ये ऊपर वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, दूसरी वेव का भी वो सेम ही डायरेक्शन में है, सेम ही तरह से पड़ा हुआ है। एंड व्हेन ट्रफ फॉल्स ऑन ट्रफ, और जब एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ के ऊपर फॉल कर जाए, यानी दो वेव्स आपस में इस तरह से मिलें, इस तरह से मर्ज हो कि उसका क्रस्ट दूसरी वाली के क्रस्ट के साथ हो, उसका ट्रफ दूसरी वाली के ट्रफ के साथ हो जाए, इस कंडीशन में जो आपकी इंटरफेरेंस होगी या आपकी जो नई वेव बनेगी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगी। और इस तरह से बनने वाली वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, यानी कि इन दोनों का क्रस्ट आपस में ऐड हो गया और इन दोनों का ट्रफ आपस में ऐड हो गया। तो इस तरह से जो वेव्स हमारे पास बनेगी इन वेव्स को हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में बनने वाली वेव्स। दूसरी जो टाइप है इसकी स्टूडेंट्स वो हमारे पास कहलाती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कि अब अगर आपके पास कोई वेव है या दो वेव्स हैं जो आपस में मिल रही हैं, इंटरफेयर कर रही हैं, इंटरफेरेंस कर रही हैं, लेकिन अब हमारे पास क्या हो रहा है कि अब अगर एक वेव जिसका क्रस्ट है वो दूसरी वेव के ट्रफ पे फॉल कर जाए, अगर पहली वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पे फॉल कर जाए, तो अब क्या होता है कि इन दोनों वेव्स के क्रस्ट और ट्रफ आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और आपकी वेव जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है।
जैसे कि इसकी डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन क्रस्ट फॉल्स ऑन ट्रफ एंड वाइस वर्सा, मीन्स अगर एक वेव, जैसे कि यहाँ पर आप ये दो वेव्स देख सकते हैं, इस वेव को मैंने इस वेव के साथ मिलाना है, इंटरफेरेंस करनी है। आप ये देखें, इसका इस पोर्शन में क्रस्ट है, जबकि दूसरी वेव का इस पोर्शन में ट्रफ है। तो जब ये क्रस्ट इस ट्रफ से मिलेगा या ये ट्रफ इस क्रस्ट से मिलेगा तो ये वेव्स दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगी, और कैंसल आउट कर देंगी तो बाद में ये वेव जो है ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा इंटरफेरेंस। अभी हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को डिस्कस नहीं किया, वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है और उसकी कुछ कंडीशंस और भी हैं, अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस की टाइप्स को देखा है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस जो हैं होना लाजमी है जब आपने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टूडेंट्स अब हम देखने लगे हैं कि अगर हमने लाइट की इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करना है तो लाइट की इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए कौन कौन सी मजीद कंडीशंस जो हैं वो हमें दरकार होती हैं। क्योंकि लास्ट जो हमने अभी पढ़ा है उसमें हमने इंटरफेरेंस के बारे में तो पढ़ लिया कि जब भी दो नॉर्मल वेव्स इंटरफेयर करेंगी तो वो किस तरह से करती हैं और उसमें क्या चीज़ होना ज़रूरी होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब हमने लाइट की इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पर अब हमें कुछ मजीद कंडीशंस जो हैं वो हमारे लिए दरकार होती हैं, क्योंकि लाइट की इंटरफेरेंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और इस इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास ये प्रॉपर 3-4 कंडीशंस जो हैं ये लाजमी होनी चाहिए और ये आपको पता होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये स्टार्ट करते हैं। टू ऑब्जर्व द कंडीशंस फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब यहां पे स्टूडेंट्स ये चीज आपने याद रखनी है कि ये जो कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, दीज आर द कंडीशंस फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि लाइट इंटरफेयर तो कर रही होती है, और जब भी आप दो बल्ब जलाते हैं या दो लाइट सोर्सेज लाते हैं तो उसकी जो लाइट की वेव्स हैं वो आपस में इंटरफेयर करती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप वो जो इंटरफेरेंस हो रही है आप उसको डिटेक्ट कर सकें, आप उसको ऑब्जर्व कर सकें। सो फॉर द डिटेक्शन ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हमें ये कंडीशंस जो है ये फुलफिल करना लाजमी है। अदरवाइज इंटरफेरेंस तो जरूर होगी लेकिन वो इंटरफेरेंस जो है स्टूडेंट्स वो हम डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे। अगर हम उन इंटरफेरेंस को स्टडी करना चाहते हैं, अगर हम उन इंटरफेरेंसेस को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो हमारे पास ये लाजमी है कि हमारी ये वाली जो कंडीशंस जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी फुलफिल हों। जब ये फुलफिल होंगी तभी हमारे पास इंटरफेरेंस का ऐसा पैटर्न बनेगा जिसको हम ऑब्जर्व कर सकेंगे। लाइट सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। आपकी जो लाइट सोर्स है स्टूडेंट्स वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर दो कलर्स देख रहे हैं, दोनों कलर्स की अपनी अपनी वेवलेंथ है, लेकिन जो ये येलो कलर आप देख रहे हैं ये भी एक सिंगल कलर है, लेकिन ये दो वेवलेंथ्स के मिलने से बन रहा है, तो ये मोनोक्रोमेटिक नहीं होगा। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट। इसी तरह जब हम देखते हैं वाइट लाइट को, तो वाइट लाइट के अंदर भी बहुत सारी लाइट्स होती हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि अगर हमारे पास दो ब्लू लाइट्स हैं इंटरफेयर कर रही तो हमारे पास ब्राइट ब्लू लाइट बन रही है। इसी तरह रेड, येलो और ऑरेंज लाइट भी जो है वो हमारे पास ब्राइट लाइट यहाँ पर बन रही है, लेकिन जब ये मिलेंगी तो वाइट लाइट बनेगी और उसकी इंटरफेरेंस को स्टडी करना बेसिकली डिफिकल्ट होता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे जो लाइट सोर्सेज हैं वो मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए। लाइट सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट। दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे जो लाइट सोर्सेज हैं ये कोहेरेंट भी होने चाहिए। अब कोहेरेंट क्या होती है? सोर्स विच हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ऐसी वेव्स जिनका जो फेज डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस जो है ये स्टूडेंट्स हम आगे जाके हमारे लेक्चर में मजीद डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ये बताता हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कोहेरेंट की डेफिनेशन आ गई। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस है इससे क्या मतलब है। एक सर्कल में हमारे पास 360 डिग्री होते हैं 0 से लेकर, इसी तरह एक वेव के पास भी हमारे पास 0 से लेकर 360
डिग्रीज़ होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने इस वेव के ऊपर मुख्तलिफ डिग्रीज़ जो हैं वो लिखे हैं। ये बेसिकली इस वेव के एड्रेस को समझने के लिए हमने लिखे हुए हैं। अगर हम यहाँ पर देखें 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्रीज़, ये सारे के सारे जो हैं ये मीन पोजीशन पर लाई करते हैं और इसके ज़रिए हमें वेव की मीन पोजीशन का पता लग जाता है। जबकि जो हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री है, ये हमारे पास इस वेव के क्रस्ट का एड्रेस है। इसके ज़रिए हमें पता लगेगा कि हमारी वेव का क्रस्ट किधर है। इसी तरह 270 जो है ये हमारे पास वेव के ट्रफ का एड्रेस है। अब इसी तरह अगर हमारे पास एक और वेव हो और हम उसमें देखना चाहें कि हमारा फेज़ डिफरेंस क्या है। फेज़ डिफरेंस बेसिकली स्टूडेंट्स ये होता है कि हमारी वेव्स जो हैं आपस में उनके एंगल्स में कितना डिफरेंस है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें दो वेव्स में 0 - 0, तो यहाँ पर फेज़ डिफरेंस कितना हो गया 0। इसी तरह अगर हम किसी और पॉइंट पर चेक करना चाहें कि फ़ेज़ डिफरेंस क्या है, अगर 90 और 90 पर देखें तो यहाँ पर भी जो हमारा फ़ेज़ डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो भी 0 है। 180 पर भी फ़ेज़ डिफरेंस 0 है। तो ऐसी वेव्स जिनके एंगल्स के दरमियान या जिनके आपस में जो फासला है उसमें फ़र्क ना हो, उनका क्रस्ट पर आए, ट्रफ पर आए, इस तरह की वेव को हम कोहेरेंट वेव्स कहते हैं। और इसके अंदर ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि हमारा जो फेज़ डिफरेंस है वो हमेशा 0 ही आए। बेसिकली इसके अंदर जो बात है समझने वाली वो ये है कि जो भी हमारा फेज़ डिफरेंस आता है या जो भी डिफरेंस आता है दो एंगल्स के दरमियान वो सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पर 90 और 0 को हम माइनस करें तो हमारा फेज़ डिफरेंस 90 आ रहा है। अब हम जिन भी दो एंगल्स के दरमियान ये फेज़ डिफरेंस निकालना चाहें तो हमारा फेज़ डिफरेंस जो है वो हमेशा 90 ही आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं 180 और 90 के दरमियान देखूं तो यहाँ पर भी मेरा फेज़ डिफरेंस जो है वो 90 का ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दो वेव्स भी जो हैं ये आपस में कोहेरेंट हैं। जितने भी एंगल्स का मैं यहाँ पर डिफरेंस निकाल रहा हूँ उनका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। इट मीन्स ये दो वेव्स हमारे पास इस कंडीशन में भी हमेशा कोहेरेंट ही ऐसा सोर्स होना चाहिए कि जिसका जो फेज डिफरेंस है वो चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे। तो जब जिस सोर्स का हमारे पास फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है उसको हम कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। और लाइट सोर्सेज में ये तब हमारे पास चीज़ आती है कि जब हमारी लाइट किस तरह से प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स, कि जब हमारे जो हायर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर ऑर्बिट्स में जंप करते हैं, उनके जंप करने की वजह से हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होती है वो लाइट होती है। तो इसके मुताबिक हमारे पास ऐसा सोर्स होना चाहिए कि जब भी लाइट एमिट हो तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक साथ ही जंप करें हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, तभी हमारा जो सोर्स है वो कोहेरेंट सोर्स कहलाता है। और ऐसा जो है नॉर्मली हमारे पास हमारे जो लाइट सोर्सेज हैं या बल्ब्स हैं, फिलामेंट बल्ब्स हैं, इनमें इस तरह की चीज़ नहीं होती। लेज़र्स जो हैं उनके अंदर हमें ये वाली प्रॉपर्टी मिलती है। तो लेज़र सोर्सेज जो हैं वो कोहेरेंट हमारे पास होती है। थर्ड है लाइट सोर्स मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी। हमारी जो लाइट सोर्स है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंटेंसिटी है वो सेम होनी चाहिए। तो ये थर्ड हमारे पास इसकी कंडीशन है। लास्ट कंडीशन, सोर्स मस्ट बी क्लोज इनफ। जो हमारा सोर्स है वो भी करीब होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा सोर्स जो है वो बहुत फासले पड़ा हो, इसकी वजह से भी हमारे जो इंटरफेरेंस है वो डिटेक्ट नहीं हो सकेगी। सो स्टूडेंट्स ये 4 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक का मतलब भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। और अगर आपको ये चीज़ें जो हमने आज इस लेक्चर में पढ़ी हैं ये अगर आपको समझ में आ जाएंगी तो फिर हमें अगला जो लेक्चर है जो यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट वाला वो बहुत ही आसानी से हम जो है उसको पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको ये चारों कंडीशंस पता होनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यंग डबल स्प्लिट को स्टडी करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।